नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारत में एक चिड़िया है और वो मौसमी चिड़िया है। मौसम होता है तभी आती है, जब मौसम नहीं होता तो नहीं आती। लेकिन आज जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि मौसम है फिर भी चिड़िया नहीं आ रही। और नहीं, मैं कोई वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट होने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, चिड़ियों के बारे में कोई विशेषज्ञता बताने जताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। ये राजनीतिक चिड़िया है और इस राजनीतिक चिड़िया का नाम है विपक्षी एकता। विपक्षी दलों की एकता, समय समय पर उसका मौसम आता है कि अभी होगी, इस समय ये मौसम हो गया है, ये विपक्षी एकता की कोशिशें शुरू हो जाएंगी, अभी नहीं हुआ है। तो मौसम होता है दो चीज़ों से। एक तो चुनाव होता है, वो परमानेंट मौसम है। चुनाव के से पहले ये चिड़िया ज़रूर आएगी, लेकिन बीच बीच में कभी मुद्दों के कारण जो है ये चिड़िया आती है। तो आज चर्चा इसकी इसलिए कर रहा हूं कि मौसम है, मौका है और शायद दस्तूर भी है, इसके बावजूद ये चिड़िया नहीं आ रही है। आपने अभी पढ़ा होगा कि ममता बनर्जी 3-4 दिन के लिए दिल्ली आई। आपको उनके दिल्ली यात्रा से जब घोषणा हुई कि आने वाली हैं, तो आपको जुलाई 2021 मतलब इसी साल की जुलाई भी याद आई होगी, जब वो आई थी यहाँ 3 दिन के लिए। और उस समय ऐसा लग रहा था कि पूरे देश में जितना गैर भाजपा विपक्ष है सब एक होने वाला है और नरेंद्र मोदी के लिए इतनी बड़ी मुसीबत, इतनी बड़ी चुनौती, राजनीतिक चुनौती खड़ी होने वाली है कि इसका कोई जवाब वो दे नहीं पाएंगे। ममता बनर्जी फलां से मिल रही है, ढका से मिल रही हैं, सोनिया गांधी से मिली, शरद पवार से मिली, मतलब कोई ऐसा नेता बचा नहीं जो उनसे मिला नहीं हो। जो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहता था, जो भी मोदी के खिलाफ था, वो लगभग सारे लोग मिले। और वो मौका क्यों था? मौका था 2 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए थे और ममता बनर्जी की भारी जीत हुई थी। तो ममता बनर्जी विपक्षी एकता की एक नई धुरी बन रही थी। जो लोग निराश हो चुके थे कांग्रेस से और अपनी ताकत से कि हम लोगों में तो वो जो महाराज जनक की सभा में था ना, धनुष यज्ञ के समय, वीर विहीन मही मह जानी, उसी तरह का माहौल बन गया था कि हम लोग तो नहीं हरा पाएंगे भैया, ये तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव का नतीजा आते ही इन लोगों में फिर से जो है एक नई ऊर्जा का संचार हो गया कि मिल गया। ममता बनर्जी अब जो है नरेंद्र मोदी को जवाब दे सकती है। पश्चिम बंगाल में दिया तो पूरे देश में क्यों नहीं दे सकती है? इससे कोई मतलब नहीं कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल से बाहर कहीं कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी जो है ये हुआ कि अगर ममता बनर्जी लीड करें विपक्ष को, वो धुरी बने, वो नेतृत्व संभालें, तो ऐसा हो सकता है। ममता बनर्जी ने जो है उदारता दिखाई। उन्होंने कहा नहीं, मैं क्या हूँ, अगर कोई विपक्षी एकता बननी है तो उसकी अगुवाई कांग्रेस पार्टी को करनी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी भी खुश हो गई, मुर्दे में जान आ गई। लगा कि भाई हमारे समर्थन में कोई जो विजेता है वो खड़ा है। तो कांग्रेस भी जो है थोड़ा ज़्यादा उत्साहित हो गई। उसे लगा कि बस अब नरेंद्र मोदी की लुटिया डूबने वाली है। तो जब जुलाई में आई थी तब भाव ये था विपक्षी दलों का, सारे मोदी विरोधियों का, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी। और ममता बनर्जी अभी नवंबर में आई, कोई चर्चा ही नहीं सुनाई दी, कोई खबर ही नहीं बनी। 2-4 जो छोटे मोटे जो कांग्रेस के घर में बेकार चीज़ें पड़ी थी, उनके तृणमूल कांग्रेस के घर में आने के अलावा और कोई चर्चा सुनाई नहीं दी। तो ऐसा लगा कि उसका भाव ये था कि ममता बनर्जी कौन है ये ममता बनर्जी? जैसे पूरा विपक्ष भूल ही गया हो कि ममता बनर्जी नाम की एक मुख्यमंत्री हैं, तृणमूल कांग्रेस की नेता हैं, जो अभी जो है सिर्फ 6 महीने पहले इतनी बड़ी जीत हासिल करके आई हैं। ऐसी कोई चर्चा दिल्ली में, लुटियन मीडिया में आपको कोई जिक्र भी नहीं मिलेगा। विपक्षी एकता की चर्चा तक नहीं मिलेगी, इसका कोई नाम भी नहीं लिया गया। क्यों? ऐसा क्यों हो गया? क्या हो गया ऐसा? वही ममता बनर्जी है, उनकी जीत भी वही है। बल्कि उसके बाद से तो और ज़्यादा हुआ है कि उन्होंने अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिया है। गोवा का चुनाव लड़ने जा रही हैं, त्रिपुरा में संघर्ष कर रही हैं। लग रहा है जैसे त्रिपुरा में अब जो है बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस ही 2 पार्टियां होंगी जिनके बीच में लड़ाई होगी।
माहौल में ऐसा लग रहा, हो सकता है ऐसा हो भी जाए। उसके अलावा जो है कांग्रेस से लोग, दूसरे दलों से लोग तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। जेडीयू से निकाले गए पवन वर्मा आ गए, कांग्रेस छोड़कर गए अशोक तंवर आ गए। फिर उसके अलावा कीर्ति आज़ाद कांग्रेस में जो है उनको बेकार सामान मानकर बिठा कोने में रख दिया गया था, वो आ गए। और स्वामी का जिक्र नहीं करूँगा, स्वामी का जिक्र बाद में करूँगा अलग वीडियो में, इसलिए स्वामी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये सब लोग आ गए और ऐसा लगने लगा कि ममता बनर्जी अपने पांव देश भर में पसार रही हैं, जहाँ जहाँ भी संभव है, ख़ास तौर से जिन लोगों को मित्र मानती हैं, जैसे महाराष्ट्र, जैसे झारखंड, जैसे बिहार, ऐसे राज्यों में नहीं जा रही हैं जहाँ उनका मानना है कि उनके मित्र दलों की प्रभावी भूमिका है या सरकार है। तो इसका तो स्वागत होना चाहिए था, फिर भी नहीं हुआ। आप याद कीजिए, जब वो जुलाई में आई थी तो सोनिया गांधी से मिलने गई थी। ममता बनर्जी और राहुल गांधी, इनमें 36 का आंकड़ा है। ममता बनर्जी राहुल गांधी को फूटी आंख नहीं देखना चाहती। उनको लगता है कि राहुल गांधी में नेतृत्व की क्षमता नहीं है, इनको राजनीति समझ में नहीं आती। और ये उनकी धारणा पहले से थी और पुष्ट हुई कब? त्रिपुरा के पिछले चुनाव में। जब त्रिपुरा विधानसभा का पिछला चुनाव हुआ था, उस समय ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को फ़ोन किया था और कहा था कि टीएमसी और कांग्रेस को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। राहुल गांधी ने पलटकर उसके बारे में कोई जवाब तक नहीं दिया। वो दिन और आज का दिन, ममता बनर्जी ने गांठ बांध ली है कि इस नेता से कुछ होने वाला नहीं। तो जब सोनिया गांधी से मिलने गई ममता बनर्जी पिछली बार, तो उनकी मुलाकात का समय तय हुआ था सोनिया गांधी के साथ। राहुल गांधी वहाँ पर आ जाएंगे इसकी जानकारी ममता बनर्जी को नहीं थी, लेकिन बातचीत शुरू हुई उनकी, उसी बीच में राहुल गांधी आ गए। तो जाहिर है कि सोनिया गांधी की मर्ज़ी से आए, और सोनिया गांधी चाहती थी कि राहुल गांधी रहें, लेकिन ममता बनर्जी नहीं चाहती थी। और इसने ममता बनर्जी का इस बात ने मूड बिगाड़ दिया। वो समझ गई कि अब कांग्रेस से अगर बात करेंगे, सोनिया गांधी से अगर बात करेंगे, तो वो राहुल गांधी को प्रमोट करने की कोशिश करेंगी, जो कि ममता बनर्जी किसी भी हालत में नहीं चाहती। और मैं आपको शायद 2 या 3 बार बता चुका हूँ कि ममता बनर्जी ने बीजेपी के एक वरिष्ठ मंत्री से, नेता से, उस समय केंद्रीय मंत्री थे, उनसे क्या कहा था कि वो राहुल गांधी का नेतृत्व कभी स्वीकार नहीं करेंगी। तो अब फिर से उस सवाल पर आते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जुलाई वाली ममता बनर्जी और नवंबर वाली ममता बनर्जी, एक ही साल की बात कर रहा हूँ, साल का भी अंतर नहीं है, तो जुलाई 7वां महीना और नवंबर 11वां महीना, लगभग 2 महीने का अंतर है। इसमें ऐसा क्या बदल गया? क्यों ममता बनर्जी को लुटियंस मीडिया ने, यहाँ के बुद्धिजीवियों ने, लेफ्ट लिबरल बिरादरी ने कोई तवज्जो नहीं दी, कोई चर्चा नहीं हुई, उस तरह का स्वागत भी नहीं हुआ, उस तरह का माहौल भी नहीं बनाया गया? तो एक ही बात नज़र आती है कि जुलाई से नवंबर के बीच में ममता बनर्जी लगातार कांग्रेस को, वो एक पाकिस्तान का सीरियल आता था, नाटक था बकरा किश्तों पे, तो वो संदेश दे रहे हैं कि कांग्रेस बटेगी किश्तों में। वो अलग अलग जगहों पर, गोवा में गई, वहाँ उनके पूर्व मुख्यमंत्री को पार्टी में शामिल कर लिया, राज्यसभा में भी भेज दिया। अभी मतलब कल ही की घटना है कि मेघालय में पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा सहित 18 में से 12 विधायक कांग्रेस के तृणमूल कांग्रेस में चले गए। मतलब वहाँ से कांग्रेस का, मेघालय से कांग्रेस का सफाया। अभी चुनाव नहीं हुए हैं, चुनाव होंगे तब असली स्थिति पता चलेगी कि किसकी ताकत कितनी है। लेकिन इतना बड़ा झटका किसी पार्टी को लगे और उस पार्टी का प्रवक्ता कहे कि हमको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप समझ लीजिए कि पार्टी में कुछ बुनियादी गड़बड़ है। केसी वेणुगोपाल से पत्रकारों ने पूछा कि भाई इतने लोग चले गए, आपका एक सीएम चला गया, पिछले एक महीने 20 दिन के अंदर में 2 एक्स सीएम आपके जो है वो तृणमूल कांग्रेस में चले गए। वो बीजेपी में जाते तो बात समझ में आती,
राष्ट्रीय पार्टी है, केंद्र में सरकार है, 16-17 राज्यों में अकेले या गठबंधन में सरकार है, लेकिन वो तृणमूल कांग्रेस में जा रहे हैं जिसका पश्चिम बंगाल से बाहर कुछ नहीं है। तो ये तो एक गंभीर मतलब कांग्रेस के अंदर गंभीर बीमारी का संकेत है, कांग्रेस के लिए बड़े संकट का संकेत है। लेकिन उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कोई बयान नहीं सुना होगा सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का, प्रियंका वाड्रा का। मान लीजिए कि यही काम अगर बीजेपी ने किया होता, अगर ये 12 विधायक बीजेपी में शामिल हुए होते तो कहा जाता है जनतंत्र की हत्या हो रही है, बीजेपी पैसे की ताकत दिखा रही है, बीजेपी पैसे से खरीद रही है विधायक, ये खरीद कर अपनी पार्टी बनाते हैं, और जाने क्या क्या कहा जाता। किसी एक शख्स ने किसी मीडिया में, जो लेफ्ट लिबरल बिरादरी जो है ऐसे किसी मौके पर टूट पड़ता है, उनमें से किसी ने नहीं कहा कि ये पैसे से खरीदे गए हैं विधायक। तो बीजेपी में कोई आए विधायक, किसी दूसरी पार्टी से कोई नेता आए तो वो खरीदा गया है, दूसरी पार्टी में जाए तो उसकी अंतरात्मा जाग गई है, और उसकी अंतरात्मा जागी, चलिए मान लेते हैं अंतरात्मा जाग गई। तो लोगों की अंतरात्मा अगर जाग रही है तो कांग्रेस छोड़कर क्यों जा रहे हैं टीएमसी में? कुछ तो कारण होगा। तो अब मुद्दे पर आते हैं, ये सब क्यों हो रहा है ममता बनर्जी के साथ, जो लेफ्ट लिबरल बिरादरी की, खान मार्केट गैंग की, लुटियंस मीडिया की डार्लिंग हुआ करती थी सिर्फ 2 महीने पहले तक। आज वो जो है तिरस्कार का पात्र बन गई हैं, सिर्फ एक कारण कि इनको लग रहा है कि ये बीजेपी पर हमला करने की बजाय कांग्रेस पर हमला कर रही हैं। और यही बात अधीर रंजन चौधरी, जो पश्चिम बंगाल के नेता हैं कांग्रेस के और लोकसभा में संसदीय दल के नेता हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप बीजेपी से लड़ना चाहती हैं तो बीजेपी से लड़िए, फिर कांग्रेस को कमज़ोर क्यों कर रही हैं? अब ये तर्क तो मुझे राजनीति में समझ में नहीं आता कि कोई पार्टी अपनी पार्टी को ताकतवर बनाने, उसका जनाधार बढ़ाने, उसका विस्तार करने की कोशिश नहीं करेगी। इसका तो मतलब मैं पहले भी एक बार शायद कह चुका हूँ, इसका मतलब ये संदेश इसका ये है कि सब पार्टियां मर्ज हो जाएं कांग्रेस में, या सब पार्टियां अपने अपनी दुकान में ताला लगा लें कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। तो ऐसा तो होता नहीं डेमोक्रेसी में, होगा भी नहीं। तो कांग्रेस किस मुगालते में है, और ये कांग्रेस के जो पैरोकार हैं, इससे मैं जो असली बात कह रहा हूँ कि ये जो ममता बनर्जी के पीछे ताकत दिख रही थी, उनका जो महिमा मंडन हो रहा था 2 मई से जुलाई तक, उसका कारण ये था कि वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से सीधे टकराती हुई दिख रही थी। जैसे ही उनके इस टकराव के 2 हिस्से हुए, उन्होंने कोई मतलब दोस्ती नहीं कर ली बीजेपी या नरेंद्र मोदी से, 2 हिस्से हुए, कांग्रेस की तरफ भी निशाना हो गया, वैसे ही उनकी नज़र में वो गिर गई। तो गिर गई, ये तो एक बात हुई, ये तो फैक्ट हुआ। इसका निष्कर्ष क्या हुआ? इसका निष्कर्ष हुआ कि जो कुछ किया जा रहा था मई से जुलाई के बीच में ममता बनर्जी की प्रशंसा में, उनका गुणगान करते हुए, उनकी इमेज को बढ़ाने का जो भी काम हो रहा था, वो सारा का सारा लेफ्ट लिबरल मीडिया, इंटेलेक्चुअल्स, ये खान मार्केट और लुटियंस मीडिया, ये सब कांग्रेस के पैरोकार हैं। जो कांग्रेस का समर्थन करेगा, जो कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश करेगा, उसकी बात करेगा, उसके साथ हैं। तो बाकी गैर भाजपा दलों के लिए ये संदेश है कि अगर कांग्रेस के साथ खड़े होगे तो ये पूरा वर्ग आपके साथ खड़ा होगा। अगर आप ज़रा भी ये दिखाएंगे कि आप कांग्रेस के विरोध में हैं, तो ये सब लोग आपके विरोध में हो जाएंगे। और इसका ये कोई ना पहला उदाहरण है ना आखिरी होगा। तो मैंने शुरू में मौसम और मौके की भी बात की थी और दस्तूर की भी बात की थी। तो मौसम ये था कि अभी 19 नवंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून वापस लिए। किसान यूनियन के नेताओं के साथ साथ पूरा विपक्ष इसको अपनी जीत बता रहा है, मोदी की हार बता रहा है। तो इससे अच्छा मौसम क्या होगा? जब जीत का जश्न मनाया जा रहा हो, विपक्षी दलों की जीत का, विपक्ष की जीत का, विपक्ष ये श्रेय लेने की कोशिश कर रहा हो कि हमारे दबाव की वजह से
हमारे प्रेशर की वजह से प्रधानमंत्री ने ये तीनों कृषि कानून वापस लिए। तो विपक्षी एकता की बात करने के लिए इससे अच्छा मौसम, इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था। लेकिन दिल्ली में सन्नाटा था। ममता बनर्जी आई, चली गई, विपक्षी एकता की बात ही नहीं हुई, उनके बिना भी नहीं हुई। संसद का सत्र शुरू होने वाला है, उस समय दस्तूर होता है कि पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने से पहले विपक्षी एकता की कम से कम और कुछ नहीं तो फ्लोर कोऑर्डिनेशन की बात होती है। वो भी अभी शुरू नहीं हुई है, पता नहीं होगी कि नहीं होगी। लेकिन ममता बनर्जी का आना और चले जाना और विपक्षी एकता का जिक्र तक न होना, ये संकेत है, ये बड़ा विचित्र संकेत है, ये अपवाद है कि मौसम है, मौका है, दस्तूर है, फिर भी विपक्षी एकता नाम की चिड़िया घोंसले से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, या कहीं और चली गई है, कहाँ चली गई है पता नहीं। लेकिन इसी तरह से होता है, राजनीति में स्थितियाँ इसी तरह से बदलती हैं। जो जिस बात को, जिस मुद्दे को जीत के रूप में देख रहे हैं विपक्षी दलों के नेता, क्या सचमुच जीत है? ये मुद्दा, इतना बड़ा मुद्दा 5 राज्यों के चुनाव से ठीक पहले उनके हाथ से निकल गया। ये बात उनको समझ में जरूर आ रही होगी। ये जो सन्नाटा है वो इसी कारण से है। बोलने के लिए कुछ भी बोला जाए कि मोदी हार गए, हम जीत गए, लेकिन जो ये सन्नाटा सुनाई दे रहा है इतना ज़ोर ज़ोर से, कभी कभी जो है खामोशी भी बहुत ज़्यादा शोर मचाती है। तो ये खामोशी बहुत ज़्यादा शोर मचाने वाली है। इसका ये न तो पहला उदाहरण है और न आखिरी उदाहरण है। नीतीश कुमार सबसे बड़े उदाहरण है। याद कीजिए 2014 प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नज़र आ रहे थे, उनमें सेकुलरिज्म का मसीहा नज़र आ रहा था, क्योंकि वो मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार जब बनाया भारतीय जनता पार्टी ने तो उसके विरोध में एनडीए छोड़कर चले गए थे। तो इस देश का जो मीडिया का एक बड़ा वर्ग है, बड़ा कह रहा हूँ, अब भी वो बहुत बड़ा वर्ग है, वो हर उस शख्स का, हर उस राजनीतिक दल का, हर उस राजनीतिक नेता का समर्थन करेगा जो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और मोदी के विरोध में खड़ा है। ज़रा सा भी इसमें मिलावट दिखी कि आप बीजेपी से संवाद भी करना चाहते हैं और अपनी पार्टी बढ़ाने के लिए कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वैसे ही आइए आपके दुश्मन हो जाएंगे। तो ममता बनर्जी का दिल्ली का ये दौरा अगर दिल्ली के मीडिया की नज़रों में, नेशनल मीडिया की नज़रों में महत्वहीन था, तो इसलिए कि वो केंद्र सरकार के मंत्रियों से मिली, प्रधानमंत्री से मिली, और प्रधानमंत्री से मिलकर उन्होंने अपनी राज्य की समस्याओं को उठाया, उसकी जो परेशानियां हैं उसको उठाया। उन्होंने यहाँ आकर नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गाली नहीं दी। तो जो बीजेपी को गाली नहीं देगा वो भला खान मार्केट गैंग का समर्थन कैसे हासिल कर सकता है? उस गैंग की नज़र में उसकी इज्जत कैसे रह सकती है? तो ममता बनर्जी के बारे में मीडिया और बुद्धिजीवियों का इस वर्ग का आगे रवैया कैसा होगा, ये इस पर निर्भर करेगा। और ममता बनर्जी का जो रवैया दिखाई दे रहा है, उनको एक ही बात दिखाई दे रही है कि उनको अपनी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाना है, और उसके लिए उनको सबसे इजी टारगेट जो है, सिटिंग डक जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो कांग्रेस पार्टी नज़र आ रही है, ख़ास तौर से छोटे राज्यों में। जहाँ जहाँ उनको ऐसा दिखाई दे रहा है वहाँ वो पूरी ताकत से साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करके कांग्रेस को तोड़ रही हैं। तो ये भविष्य का एक संकेत भी हो सकता है। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि क्या तृणमूल कांग्रेस इस कांग्रेस की जगह ले लेगी। अभी कांग्रेस पार्टी का जनाधार कुछ भी, कितना भी गिरा हो, पूरे देश में बहुत व्यापक है। भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर सबसे बड़े जनाधार वाली कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है, लेकिन कब तक रहेगी ये कहना मुश्किल है। आप देखिए जिस तरह से लोग छोड़ रहे हैं, जिस तरह से जो लोग अंदर हैं वो जो बातें कर रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद, उनको डिसिप्लिनरी कमेटी से हटा दिया गया क्योंकि उनके कुछ लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया जम्मू कश्मीर में।
मनीष तिवारी जो बोल रहे हैं मनमोहन सिंह के बारे में अपनी किताब के जरिए, वो कोई अनायास नहीं है। ये घेरेबंदी हो रही है गांधी परिवार की, लेकिन ये घेरेबंदी करने वाले ज़्यादातर लोग इतने कमज़ोर हैं, ये इतने उपकृत हैं अपने जीवन में इस परिवार से कि इनमें साहस नहीं होता, इनमें हिम्मत नहीं है। तो वही खड़ा हो सकता है परिवार के खिलाफ जो उपकृत नहीं है। इसीलिए ममता बनर्जी को ये कामयाबी मिल रही है। तो नज़र बनाए रखिए, आगे आने वाले दिनों में ये लड़ाई और तेज़ होने वाली है। और 2022 याद रखिए, मार्च 2022 इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद ये प्रक्रिया और तेज़ होने वाली है। कांग्रेस की गिरावट और तेज़ होने वाली है और देखना है कि उसका फ़ायदा किसको या किस को मिलता है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।